कभी कभी कोई कंपनी कई क्वार्टर्स तक नॉर्मल पेस पे ग्रो करती है, 10%, 15% या 20%, लेकिन फिर सडनली क्वार्टर आता है जहां सेल्स ग्रोथ 40, 50 या इवन 60% तक जम कर जाती हैं और फिर वो मोमेंटम कंटिन्यूड रहता है अर्निंग्स में, और इसे ही हम फंडामेंटल ब्रेकआउट कहते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसी 3 कंपनीज को डिकोड करेंगे जहां नंबर्स में अर्निंग सरप्राइज दिखाए विद रेवेन्यू ग्रोथ रेट एंड नेट प्रॉफिट भी, और एनालाइज करेंगे क्या ये सस्टेनेबल है या वन ऑफ जंप। लेकिन उससे पहले इस अर्निंग सरप्राइज के फिनोमिनन को समझने के लिए आप मिस्टर प्रभाकर कुडवा, को फाउंडर समविति कैपिटल का ये क्लिप देखिए। एक जो है वो ये है कि आपको एब्सोल्यूट ग्रोथ नहीं देखना है, आपको डेल्टा चेंज इन द ग्रोथ रेट देखना, जो बोलते हैं हम एक्सेलरेशन इन द ग्रोथ रेट। तो अगर एक कंपनी 20% CAGR पे ग्रो कर रही थी और सडनली वो 30-35% CAGR पे ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, वो आपका पहला स्कैन है। आपको क्या देखना है कि आपको कुछ नया देखना है, कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे, वो आपका ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए। शायद कंपनी कुछ भी ग्रो ना कर रही हो और सडनली ट्रिपल डिजिट ग्रोथ में आ जाए, ऐसे बहुत सारे टर्न अराउंड कैंडिडेट्स होते हैं। या फिर कोई भी अगर एक टेलविंड उस सेक्टर में आ जाए तो ग्रोथ रेट्स बढ़ जाते हैं, या कुछ रॉ मटेरियल का इशू आ जाए तो ग्रोथ रेट्स बढ़ जाते हैं, मार्जिन एक्सपांशन हो जाता है। दूसरी बात ये आपको देखनी है कि ये जो अलग हो रहा है, ये एक नेग्लेक्टेड स्टॉक में या नेग्लेक्टेड सेक्टर में हो रहा है कि नहीं। और तीसरी बात आपको ये समझना है कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है कि नहीं। क्या ये ग्रोथ एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स, 2-3 क्वार्टर्स आपको एक व्यू बनाना पड़ेगा। और मेरा जो स्टाइल है, मैं बोलता हूँ कि मैं एक 6 से 8 क्वार्टर का व्यू लेता हूँ। इस वीडियो में हम ऐसी कंपनीज को डिकोड करेंगे जहां नंबर्स में सडन जंप दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कंपनी है NMDC। इसका बिजनेस सिंपल है। स्टील बनाने वाली कंपनीज को स्टील प्रोड्यूस करने के लिए आयरन ओर चाहिए होता है। NMDC यही आयरन ओर अपनी माइन से निकालता है, प्रोसेस करता है और स्टील कंपनीज को सप्लाई करता है। स्टॉक ने रिसेंटली 2010 से चल रही लॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दिया है। अभी स्टॉक अपने 146 के ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, तो इसे एक रिवर्सल ब्रेकआउट के रूप में देखा जा सकता है। हाउएवर, हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस पॉसिबल है। याद रहे, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम नंबर से अर्निंग सरप्राइज समझते हैं। पिछले 12 क्वार्टर्स में कंपनी की सेल्स मोस्टली 5,000 से 7,000 करोड़ के रेंज में थी। ग्रोथ कभी फ्लैट रही, कभी 20 से 30% तक गई। लेकिन Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में पिक्चर चेंज हुई। कंपनी की क्वार्टरली सेल्स अराउंड 62% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके लगभग 11,300 करोड़ पहुंच गई। यानी कि सेल्स ग्रोथ अपनी पुरानी रेंज से क्लियरली बाहर निकल गई। एनुअल लेवल पर भी सेम ट्रेंड दिखा। फाइनेंशियल ईयर 25 में सेल्स जो अराउंड 23,900 CR थी, जो फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़कर 32,000 करोड़ प्लस हो गई। यही स्टोरी का मेन अर्निंग सरप्राइज है। मार्जिन्स की बात करें तो एनुअल बेसिस पे मार्जिन्स वॉलेटाइल रहे हैं। इसका रीजन सिंपल है, NMDC का बिजनेस साइक्लिकल है। कभी आयरन और प्राइसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कभी प्रेशर में। अभी मार्जिन्स अपने हिस्टोरिकल रेंज के लोअर साइड पे दिख रहे हैं, इसलिए आगे मार्जिन रिकवरी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है। बट सिर्फ सेल्स जंप देखना इनफ नहीं है। अब की क्वेश्चन ये है, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्पाइक। चलिए इस टर्न अराउंड को डिकोड करते हैं। Q4 में रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैच है। इस जंप का पूरा रीजन कोर आयरन और बिजनेस नहीं था। Q4 में आयरन और सेल्स 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ी, लेकिन अदर सेल्स 610 CR से 3,893 CR पहुंच गई। मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि ये जंप मेनली NMDC स्टील का HR कॉइल ट्रेडिंग की वजह से था। सिंपल वर्ड्स में, HR कॉइल एक स्टील प्रोडक्ट होता है। NMDC ने टेम्पररी बेसिस पे NMDC स्टील से ये कॉइल्स खरीदे और मार्केट में बेच दिए, क्योंकि NMDC स्टील को कैश फ्लो सपोर्ट चाहिए था। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि ये वन टाइम मेजर था और Q1 में ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसलिए Q4 वाली 62% रेवेन्यू ग्रोथ को डायरेक्टली फ्यूचर में रिपीट होना अज्यूम करना सही नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि टर्न अराउंड वीक है। रियल टर्न अराउंड का स्ट्रॉन्गर पार्ट कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ प्लान में दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 में NMDC ने 53 मिलियन टन्स प्रोडक्शन क्रॉस किया और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 60 मिलियन टन्स का टारगेट दिया है। लॉन्ग टर्म में टारगेट और भी अग्रेसिव है। डेकेड के एंड तक यानी कि 2030 तक कंपनी 100 मिलियन टन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करना चाहती है। इसके लिए मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए अराउंड 6,000 करोड़ कैपेक्स का एक्सपेक्टेशन दिया है और नेक्स्ट 2 से 3 सालों में एनुअल कैपेक्स 7,000
5,000 से 10,000 करोड़ रेंज में रह सकता है। आयरन ओर के अलावा कंपनी इंडिया की अकेली मैकेनाइज्ड डायमंड माइन ऑपरेट करती है और अब डोमेस्टिक कोल माइनिंग में भी एंट्री कर चुकी है। कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स पे नजर डालते हैं। पिछले 5 साल में कंपनी का एवरेज ROE 26% और ROC 33% रहा है। साइक्लिकल बिजनेस में सिंगल ईयर रिटर्न्स मिसलीडिंग हो सकते हैं, इसलिए 5 ईयर एवरेज ज्यादा यूजफुल होती है। रिस्क भी इग्नोर नहीं कर सकते। इनके सबसे बड़े कस्टमर्स जैसे कि JSW और AMNS ऑक्शंस के थ्रू अपनी खुद की कैप्टिव आयरन और माइंस अक्वायर कर रहे हैं, जो फ्यूचर में NMDC के वॉल्यूम डिमांड के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकती है। सो सिंपल कंक्लूजन ये है, Q4 के सेल्स जंप पार्टली टेम्पररी थे, बट NMDC का बिगर टर्न अराउंड वॉल्यूम ग्रोथ, कैपेसिटी एक्सपेंशन और हायर कैपेक्स पे डिपेंड करेगा। दूसरी कंपनी है SPR ऑटो टेक्नोलॉजीज, जिसे आप श्रीराम पिस्टन्स के नाम से भी जानते हैं। कंपनी इंडिया में पिस्टन्स, पिस्टन रिंग्स और इंजन वाल्व्स के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। सिंपल टर्म्स में गाड़ी के इंजन में पावर जनरेट करने वाले कोर पार्ट्स, पिस्टन्स, रिंग्स और वाल्व्स यही कंपनी बनाती है। मतलब इंजन के अंदर जो मूवमेंट पावर में कन्वर्ट होती है, SPR उस वैल्यू चेन का की सप्लायर है। स्टॉक अपने 3,765 ऑल टाइम हाई से लगभग 11% डाउन है। चार्ट पे इंटरेस्टिंग सेटअप दिख रहा है। पहले का रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर प्राइस इस सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है तो ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। अब अर्निंग सरप्राइज समझते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की सेल्स ग्रोथ मोस्टली 15 से 20% के रेंज में थी, लेकिन Q4 में सेल्स ग्रोथ सडनली 47% ईयर ऑन ईयर हो गई। एनुअल लेवल्स पर भी फाइनेंशियल ईयर 26 सेल्स ग्रोथ अराउंड 25% रही। बट यहाँ एक कैच है, Q4 का जंप सिर्फ कोर स्टैंडअलोन बिजनेस से नहीं आया। स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 11% थी, जबकि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 47% थी। इसका मतलब सब्सिडरीज का कंट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा। स्पेशली कंपनी ने जनवरी 26 में एंटोलिन ग्रुप की 3 इंडियन एंटिटीज अक्वायर की थी, जिसका इम्पैक्ट Q4 नंबर्स में दिखा। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग ऑटो डिमांड, GST 2.0 के बाद रिकवरी और एक्विजिशंस ने सपोर्ट किया। लेगेसी बिजनेस में भी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, जेनसेट्स और कमर्शियल व्हीकल से डिमांड हेल्दी रही। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो मैनेजमेंट ने 47% ग्रोथ सस्टेन करने का डायरेक्ट गाइडेंस नहीं दिया, बट ग्रोथ के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन, न्यू टेक्नोलॉजीज और एक्विजिशंस पे फोकस कंटिन्यूड रहेगा। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 में अराउंड 200 करोड़ कैपेक्स किया और नेक्स्ट 2 से 3 सालों तक सिमिलर कैपेक्स कंटिन्यू हो सकता है। मार्जिन्स में भी स्टोरी मिक्स्ड है। एनुअल OPM फाइनेंशियल ईयर 20 में अराउंड 11% था, जो फाइनेंशियल ईयर 24-26 में 20 से 21% रेंज में आ गया। बट Q4 OPM 18% रहा, क्योंकि न्यूली एक्वायर्ड बिजनेसेस के मार्जिन स्टैंडअलोन बिजनेस से लोअर हैं। मैनेजमेंट ने एंटोलिन का EBITDA मार्जिन अराउंड 9 से 10% बताया है, जिससे सिनर्जीज के थ्रू इंप्रूव करने की कोशिश है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। फाइनेंशियल ईयर 26 के स्टार्ट से FII होल्डिंग 5.3% से 7.6% हो गई। DIIs ने माइल्डली स्टेक रिड्यूस किया, while promoter holding stable रही। रिटर्न प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का 5 ईयर एवरेज ROE 21.5% और ROC 23% रहा है, लेकिन रिस्क भी इग्नोर नहीं कर सकते। कोर बिजनेस का मेजर पार्ट इंटरनल कंबशन इंजन्स पे डिपेंडेंट है। स्पेशली 2 व्हीलर्स में EV अडॉप्शन लॉन्ग टर्म रिस्क बन सकता है। साथ ही स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर प्राइसेस और मिडिल ईस्ट टेंशंस एक्सपोर्ट्स और मार्जिन्स पे प्रेशर डाल सकते हैं। सो फाइनल टेक अवे ये है, Q4 सेल्स जंप स्ट्रॉन्ग है, बट लार्जली एक्विजिशन लेड भी है, जिन्हें अगले कुछ क्वार्टर्स में भी ग्रोथ कैसी आती है वो मॉनिटर करना होगा। सस्टेनेबल स्टोरी तब बनेगी जब कंपनी एक्विजिशंस इंटीग्रेट करे, कैपेसिटी एक्सपेंशन एग्जीक्यूट करे और मार्जिन स्टेबल रहे। वैल्यूएशंस देखें तो कंपनी का PE अभी लगभग 26x है। फाइनेंशियल ईयर 26 सेल्स ग्रोथ 25.6% रही, मतलब 25% ग्रोथ वाली कंपनी को 26x PE मिल रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पिछले 5 साल में एवरेज सेल्स ग्रोथ भी लगभग 23% रही है। अगर एक्विजिशन और कैपेक्स से वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ कंटिन्यूड रहती है, जैसे कि Q4 में दिखा, तो अर्निंग्स ग्रोथ के साथ PE री रेटिंग पॉसिबल है। बट अगर एक्विजिशन एक्सपेक्टेड तरीके से प्ले आउट नहीं करती, तो अर्निंग्स प्रेशर और PE डी रेटिंग दोनों का रिस्क रहेगा। तीसरी कंपनी है ग्यूफिक बायोसाइंस। एक लाइन में कंपनी
कंपनी स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स जो हॉस्पिटल्स IVF क्लिनिक्स में यूज होते हैं प्लस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड APIs इन सब में पैसे कमाती है। इसका स्टॉक अपने 504 के ऑल टाइम हाई से लगभग 26% डाउन है। रिसेंटली स्टॉक ने 270 से 280 के लेवल्स से बाउंस बैक दिखाया है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में नजर आता है। ऊपर के लेवल्स अप्रोच करते ही स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है। अब क्वार्टर 4 में कंपनी ने 22.8% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की। इस ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन था इनकी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का रैंप अप इंदौर में। अक्टूबर 24 से ऑपरेशनल हुआ इंदौर प्लांट कंपनी की इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करता है बाय ऑलमोस्ट 1.3x टू 1.5x। मार्जिन्स की बात करें तो क्वार्टर 4 में ऑपरेटिंग और नेट मार्जिन्स दोनों इंप्रूव हुए हैं और फाइनेंशियल ईयर 24 के लेवल्स के करीब आ गए हैं। लेकिन एनुअल बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर 26 मार्जिन्स पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में लोअर रहे। रीजन वही नया इंदौर प्लांट। अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस देखें तो दोनों में रिसेंट ईयर्स में इंक्रीज आया है, मेनली हायर सैलरीज, फ्यूल कॉस्ट और प्लांट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से। क्योंकि प्लांट अभी सिर्फ 30% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, उसके फिक्स कॉस्ट पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा मार्जिन्स पे ये प्रेशर कम हो सकता है। साथ ही डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़कर लगभग 0.6x तक पहुंच गया है, प्राइमरीली हायर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की वजह से। इसके साथ ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी पिछले 2 सालों में 7.8x से 3.3x आ गया है, जिसको कंसिस्टेंटली मॉनिटर करना चाहिए। वर्किंग कैपिटल साइड पर भी प्रेशर दिखता है। इन्वेंट्री डेज बढ़ने की वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल एलिवेटेड रही, जिसका मतलब है कि इन्वेंट्री पहले के मुकाबले वेयरहाउस में ज्यादा टाइम तक होल्ड हो रही है, जिस पे इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए। अब ग्रोथ आउटलुक की बात करते हैं। मैनेजमेंट ने अगले कुछ सालों के लिए 15 से 20% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। ग्रोथ का सबसे बड़ा ट्रिगर इंदौर प्लांट का रैंप अप है। मैनेजमेंट का मानना है कि 50% से ज्यादा यूटिलाइजेशन क्रॉस होते ही एबिटा मार्जिन्स करंट लगभग 16% से बढ़कर 20 से 22% रेंज तक पहुंच सकते हैं। मैनेजमेंट के मुताबिक इंदौर प्लांट फुल रैंप अप के बाद 70 से 80% यूटिलाइजेशन पे अकेले ही 750 से 800 करोड़ एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। पर्सपेक्टिव के लिए 800 करोड़ लगभग कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू का 85% के बराबर है। लेकिन रिस्क भी है। कंपनी का 25% रेवेन्यू का डिपेंडेंस सिर्फ 10 से 12 की मॉलिक्यूल्स पर है, जहां रीसेंट क्वार्टर्स में काफी प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिला। चाइना से API प्राइसेस गिरने की वजह से कंपनी को भी प्राइस कट्स पास करने पड़े। इस प्राइसिंग इरोजन से कंपनी को 120 करोड़ का रेवेन्यू इंपैक्ट हुआ, ऑलमोस्ट 13% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू। साथ ही कैश कन्वर्जन साइकिल भी एलिवेटेड है क्योंकि इन्वेंट्री डेज ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स पहले के मुकाबले ज्यादा समय तक इन्वेंट्री में होल्ड हो रहे हैं, जिस वजह से वर्किंग कैपिटल पे प्रेशर बना हुआ है। तो आज हमने देखा कि अर्निंग सरप्राइज सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, रियल स्टोरी उसकी सस्टेनेबिलिटी में होती है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ तभी मीनिंगफुल है जब उसके पीछे क्लियर ट्रिगर्स, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस और मार्जिन सपोर्ट और एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी हो। तो इनमें से आपको कौन सी कंपनी अर्निंग सरप्राइज स्ट्रैटेजी की एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगती है, कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसको किसी भी तरह की फाइनेंशियल रिकमेंडेशन ना समझें, अपनी रिसर्च खुद करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.